ठीक है, आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है हमारे पास क्वालिटी कॉन्सेप्ट। हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या होती है और एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिनकी बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर अच्छा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्वालिटी होती क्या है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या है, एक ऐसा इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोसेस है जो अप्लाई किया जाता है इन अ मैनर दैट क्रिएट्स अ यूजफुल प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड्स मेजरेबल वैल्यू फॉर दोज हु प्रोड्यूस इट एंड दोज हु यूज इट। ठीक है, देखें, सॉफ्टवेयर क्वालिटी आपके पास एक ऐसा इफेक्टिव प्रोसेस है जिसको हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास एक यूजफुल प्रोडक्ट बन सके और वो प्रोडक्ट वैल्यूएबल हो उन तमाम लोगों के लिए जिसने उन्हें मतलब जिन लोगों ने उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है और जो उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले हैं। तो दो यहाँ पर मेन चीजें हैं, यहाँ पर एक है यूजफुल प्रोडक्ट और दूसरा आपके पास है मेजरेबल वैल्यू। यानी जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं वो यूजफुल होनी चाहिए। यूजफुल से क्या मुराद है कि जो जो फंक्शनैलिटी उसके अंदर रिक्वायर है वो तमाम की तमाम फंक्शनैलिटी उसके अंदर मौजूद हो और वो सही तरीके से अपना काम कर रही हो। और दूसरी चीज यहाँ पर ये है मेजरेबल वैल्यू फॉर दोज हु प्रोड्यूस इट एंड दोज हु यूज इट। यानी वो जो प्रोडक्ट आपने बनाई है वो वैल्यूएबल हो उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने उसे बनाया है। यानी बनाने वाले जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी भी हो सकती है या कोई इंडिविजुअल बंदा भी हो सकता है जिस बंदे ने उस प्रोडक्ट को डेवलप किया है। और उस प्रोडक्ट को जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनके लिए भी वो वैल्यूएबल होनी चाहिए, यानी वो उनके काम की होनी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी बेसिकली क्या होती है कि आपके पास एक ऐसा प्रोसेस जो आपको एक यूजफुल प्रोडक्ट दे और आपके पास उस प्रोडक्ट की वैल्यू होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो उसको इस्तेमाल करने वाले हैं और उन लोगों के लिए जो जिन्होंने उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने डेफिनेशन आपको बताई हैं ये तीनों डेफिनेशन यहाँ पर इंडिविजुअल लिखी हुई है कि इफेक्टिव प्रोसेस क्या है। प्रोसेस एस्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स एनी एफर्ट एट बिल्डिंग अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। और यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि ये आपके पास जो भी इसके कंटेंट्स वगैरह हैं, फंक्शंस एंड फीचर्स दैट द एंड यूजर डिजायर, वो तमाम के तमाम आपकी प्रोडक्ट जो है डिलीवर कर रही हो और वैल्यू ये प्रोवाइड कर रही हो प्रोड्यूसर को भी और यूजर को भी। प्रोड्यूसर यानी जिन्होंने उसको प्रोड्यूस किया है यानी डेवलपर्स, और यूजर्स वो जो इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल से भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल इस स्लाइड की हद तक आपको सिर्फ क्वालिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एक यूजफुल प्रोडक्ट होनी चाहिए और वो प्रोडक्ट अगर वैल्यूएबल है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने उसको बनाया है और जो उसको इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये एक बेसिक डेफिनेशन है ना। सिर्फ अब डिफरेंट साइंटिस्ट जो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी को अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं। यानी कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्वालिटी मेजरमेंट के लिए अलग टॉपिक्स हमें दिए हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्वालिटी मेजरमेंट के लिए सॉफ्टवेयर की हमें अलग से कुछ टॉपिक्स दिए हैं कि अगर ये क्वालिटीज आपकी प्रोडक्ट में या आपके सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होंगी तब आप कह सकते हैं कि ये आपका जो सॉफ्टवेयर है ये एक अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर है। तो होपफुली यहाँ तक आपको क्वालिटी की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि एक यूजफुल प्रोडक्ट जो वैल्यूएबल हो उसको हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब एक हमारे पास साइंटिस्ट है गार्विन के नाम से। ठीक है, उसने कुछ क्वालिटी डायमेंशंस हमें प्रोवाइड किए हैं कि अगर ये वाली जो क्वालिटी, ये जो 8 यहाँ पर 7 हैं या 8 हैं, ये 8 अगर पॉइंट्स आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद हैं तब आप कह सकते हैं कि ये जो आपका सॉफ्टवेयर है ये एक अच्छी यानी बेस्ट क्वालिटी का सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर फिर एरर वगैरह आने के चांसेस बहुत कम होते हैं और वो एक बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होता है उसके इस्तेमाल करने वालों को। तो गार्विन 8 डायमेंशन से आप यहाँ पर टॉपिक समझ लें या कुछ भी आप यहाँ पर समझ लें, यानी 8 पॉइंट्स उसने हमें प्रोवाइड कर दिए हैं कि आपके पास ये 8 पॉइंट्स एक अच्छे सॉफ्टवेयर के अंदर, अच्छी क्वालिटी वाले सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तो गार्विन जो है आपका एक अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं गार्विन क्वालिटी डायमेंशंस हैं। इसके अलावा कुछ और साइंटिस्ट भी हैं जो सेम चैप्टर के अंदर उन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ है कि इस बंदे ने ये कुछ की फीचर्स हमें दिए हैं, ये अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर कहलाता है। फिर
4-5 अलग अलग साइंटिस्ट के उन्होंने डेफिनेशन प्रोवाइड किए। फिलहाल मैं आपको सिर्फ गार्वेंज वाली क्वालिटी डायमेंशन से पढ़ाऊंगा, इसके अंदर तकरीबन सारी चीजें कवर हो जाती हैं जो दूसरे साइंटिस्ट भी कह रहे हैं। तो हम एक ही चीज को 3-4 बार पढ़ें, उससे बेहतर है कि हम एक ही दफा पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब वो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट अपनी जबान के अंदर सेम चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ जो पढ़ेंगे वो सिर्फ गार्वेंज क्वालिटी डायमेंशन को ही पढ़ेंगे कि एक अच्छी क्वालिटी वाले सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है परफॉर्मेंस क्वालिटी, फीचर क्वालिटी, रिलायबिलिटी, कंफर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसबिलिटी, एस्थेटिक्स और परसेप्शन। एक एक करके इन सबको देखते हैं। परफॉर्मेंस क्वालिटी के अंदर आपके पास क्या है? डज द सॉफ्टवेयर डिलीवर ऑल कंटेंट, functions and features that are specified as part of the requirement model। परफॉर्मेंस, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आपकी सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस सही है या नहीं है, यानी जो आपको रिक्वायरमेंट्स मॉडल के अंदर बनाने को दिया गया था, यानी जो आपको काम करने के लिए दिया गया था, क्या आपका सॉफ्टवेयर वो काम मुकम्मल तौर पर कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी जो कंटेंट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उसके अंदर फंक्शंस इंप्लीमेंट किए गए हैं, या जो जो फीचर्स आपका सॉफ्टवेयर जो है प्रोवाइड कर रहा है, वो रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर है या नहीं है। तो उसकी यानी परफॉर्मेंस कैसी है, यानी जो उसके अंदर चीजें मौजूद होनी चाहिए वो उसके के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर परफॉर्मेंस क्वालिटी आपकी सही है, यानी आपका सॉफ्टवेयर जो है सही तरीके से अपने फंक्शन जो है रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर आपको करके दे रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये परफॉर्मेंस वाइज आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस यानी आपकी जो फंक्शन डिजायर्ड फंक्शनैलिटी है वो आपका सॉफ्टवेयर करके दे रहा है या नहीं दे रहा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो यूजर चाह रहा था वो सारी चीजें उसके अंदर मौजूद है या नहीं है। तो परफॉर्मेंस क्वालिटी होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सही तरीके से अपने फंक्शंस को रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर करके दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर वो आपको करके दे रहा है तो आप कहेंगे कि ये परफॉर्मेंस वाइज इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, सेकंड है आपके पास फीचर क्वालिटी। डज द सॉफ्टवेयर प्रोवाइड फीचर्स दैट सरप्राइज एंड डिलाइट फर्स्ट टाइम एंड यूजर्स। अब यहाँ पर हम एग्जांपल ले लें, अगर वेब डेवलपमेंट की या किसी एक वेबसाइट की हम यहाँ पर एग्जांपल ले लें। फीचर क्वालिटी आपकी वो क्वालिटी होती है जिसको देखते ही ऐसा लगे कि यार इसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी तो है, ये मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। आप एक वेबसाइट की यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि जब आप एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बनी हुई वेबसाइट को एक नज़र देखते हैं, तो आपका खुद से दिल करता है यार ये इतनी अच्छी तरीके से वेबसाइट बनाई गई है, इसके अंदर कोई तो खास बात होगी, तो आप उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो फीचर क्वालिटी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर वो क्वालिटी होती है जो आपके यूजर को सरप्राइज करती है, उनको डिलाइट करती है, यानी उनको मजबूर कर देती है कि वो उसको और आगे इस्तेमाल करें। तो यानी खूबसूरती की आप एक तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं कि उसके अंदर बहुत ज्यादा इतनी अच्छी तरीके से वो प्रोफेशनल लुक वाली वेबसाइट होनी चाहिए कि हर बंदा उसको इस्तेमाल करे, या अगर उसको वो पहली दफा वैसे ही इस्तेमाल करने आया है तो उसको वो बार बार फिर आपकी प्रोडक्ट को या आपके सॉफ्टवेयर को बार बार इस्तेमाल करे। ये होती है आपकी फीचर क्वालिटी, कि आपका जो भी यूजर है वो उसको बहुत ज्यादा आपका प्रोडक्ट उसको अच्छा लग जाए और फिर वो उसको बार बार इस्तेमाल करता रहे। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट आपके पास है reliability। does the software deliver all features and capability without failures। यानी आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबिलिटी हम पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि बगैर फेलियर के आपके जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी आपके कंटेंट्स हैं, वो सही तरीके से डिलीवर होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बार बार क्रैश हो रहा हो, या उसके अंदर बहुत ज़्यादा हम अगर डेटा इंसर्ट कर रहे हैं या डेटा हम लोड कर रहे हैं तो उसकी वजह से वो सर्वर उसका डाउन हो जाए, या उसके अंदर कुछ फेलियर्स आ जाए, यानी आपका वो सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा करप्ट ही हो जाए। ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रिलायबल होना चाहिए। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी डायमेंशन है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर रिलायबल नहीं है, वो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, यानी वो अपने काम सही से कर रहा है, उसकी फीचर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है कि वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है, लेकिन वो रिलायबल नहीं है, यानी वो बार बार फेल हो जाता है, बार बार चलते चलते आपका डेटा उसके अंदर से लॉस हो जाता है वगैरह वगैरह। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो फिर भी आपके सॉफ्टवेयर को कोई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसकी क्वालिटी को कभी भी अच्छा कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबिलिटी को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद चौथा पॉइंट आपके पास आता है कन्फॉर्मेंस के नाम से। ठीक है, ये कन्फर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ओ लगा हुआ है। ठीक है, कन्फॉर्मेंस।
Does the software conform to local and external software standards that are relevant to the application? लोकल और एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स को आपका जो भी सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है वो उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, कंफर्म को आप फॉलो करना भी समझ सकते हैं एक तरीके से। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे आपने होपफुली वेब डिजाइनिंग के अंदर फॉर्म्स पे काम किया होगा, उसके अंदर आपने टेक्स्ट फील्ड्स वगैरह भी बनाई होंगी, जैसे आप इनपुट टाइप टेक्स्ट करके लिखते हैं, इनपुट टाइप नंबर करके लिखते हैं, इनपुट टाइप डेट करके लिखते हैं, काफी सारे आपने टेक्स्ट फील्ड के अंदर बनाई होंगी। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट उसके अंदर करके बनाया है, या फॉर एग्जाम्पल आपने उसमें इनपुट टाइप नंबर बनाया है। ठीक है, आप एक कैलकुलेटर बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। अब अगर वो जो टेक्स्ट फील्ड, जैसे कैलकुलेटर के अंदर हम करते हैं दो नंबर फील्ड होती हैं और आपके पास एक नई नंबर फील्ड होती है जिसके अंदर आपका रिजल्ट आ रहा होता है, तो उन दोनों नंबर फील्ड के अंदर आपके नंबर ही इंसर्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उन नंबर फील्ड के अंदर आपका यूजर जो है वो अगर स्ट्रिंग आपको डाल के दे रहा है और फिर उसको जब वो प्लस के बटन पे या इक्वल टू के बटन पे क्लिक करता है तो उसको फिर एकदम कुछ अलग ही तरीके का आउटपुट उसको मिल जाए, या उसको एरर रेज हो जाए, या आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैश हो जाए उस पर्टिकुलर एरर की वजह से। एरर क्यों आएगा? क्योंकि वो जो नंबर फील्ड थी, उन नंबर फील्ड के अंदर आपका जो यूजर है वो टेक्स्ट को एंटर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना, ये आपके पास बाद में चलकर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। तो जिस वक्त आप डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं, ये उसी वक्त आपको मेंटेन करनी होती है कि जो नंबर फील्ड रिक्वायर हैं उनके ऊपर हम कुछ ना कुछ वहां पर इस तरह की फंक्शनैलिटी ऐड कर दें कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड के अंदर सिर्फ नंबर ही एंटर किए जाएं, इसके अंदर स्ट्रिंग एंटर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो कन्फॉर्मेंस से मुराद ये है कि उसके अंदर आप कुछ रूल्स इस तरीके के ऐड कर देते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज इसी तरीके से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई चीज हो रही है तो फिर आप उसको कुछ मतलब यूजर को कोई ना कोई मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं। ये यहाँ पर आप इसको अगर समझना चाहें तो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग, अगर आपने जावा में पढ़ी हो तो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग की मदद से इस पर्टिकुलर टाइप के एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और वेब डिजाइनिंग के अंदर ये और ज्यादा आसान है। जावा स्क्रिप्ट के थ्रू काफी सारी बनी बनाई फंक्शनैलिटीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के काम करने के लिए। तो डज द यूजर इंटरफेस कंफर्म टू एक्सेप्ट डिजाइन रूल्स फॉर मेन्यू सिलेक्शन और डेटा इनपुट? यहाँ पर मैंने डेटा इनपुट की आपको एग्जांपल दी है कि जो डेटा इनपुट फील्ड्स वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर जो रूल्स इंप्लीमेंट होने चाहिए वो रूल्स आपने इंप्लीमेंट किए हैं या नहीं किए। अगर आप नंबर फील्ड की बात करें तो इसमें सिर्फ नंबर्स ही ऐड होने चाहिए। उसके अंदर जब कोई स्ट्रिंग एंटर करने की कोशिश करे तो आपका जो जो भी आपका कंपाइलर है, जो भी आपके यानी वेब ब्राउजर है, वो उसको उसी वक्त रोक दे कि आप इसके अंदर जो है स्ट्रिंग वगैरह एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इस तरीके की फंक्शनैलिटी आपके पास होगी तब आपका सॉफ्टवेयर जो है एक अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर कंसिडर किया जाएगा। अगर आपने इस तरीके की चीजों को, छोटी छोटी चीजें होती हैं, एक मिनट भी नहीं लगता इस तरह के काम को सॉल्व करने में ना, अगर आपने इस तरीके की छोटी छोटी चीजों को छोड़ दिया तो फिर वो बाद में चलकर आपके पास बड़े बड़े एरर्स प्रोड्यूस करके दे रहे होते हैं। फिर एट द एंड आपको समझने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि मसला आखिर है कहाँ पर। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कन्फर्मेंस का मतलब ये है कि जो भी रूल्स इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए वो रूल्स इंप्लीमेंट किए गए हैं, या जो स्टैंडर्ड फॉलो किए जाने चाहिए वो स्टैंडर्ड आपके पास फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ड्यूरेबिलिटी। कैन द सॉफ्टवेयर बी मेंटेन्ड, चेंज्ड और करेक्टेड यानी debugged without inadvertent generation of unintended side effects? यानी जब आप कोई चेंज करें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर तो उस चेंज आने की वजह से, या अगर आपने कोई एरर उससे रिमूव किया है तो उस एरर के रिमूव होने की वजह से उसके अंदर कुछ और साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आपकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसके अंदर जो आपको जिस तरीके से जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कोडिंग करने का आपने उसको फॉलो नहीं किया हुआ है, मतलब आपके पास वो जो सॉफ्टवेयर है वो ड्यूरेबल नहीं है। ड्यूरेबल का मतलब ये होता है कि जब आपने किसी चीज को या सॉफ्टवेयर को चेंज किया है या आपने उसको से किसी एरर को रिमूव किया है तो उसके कुछ बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। यानी उस एरर को रिमूव करने के बाद या कोई चेंज करने के बाद उसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ एरर्स ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसमें सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई हुई है।
तो ड्यूरेबल होना चाहिए आपका सॉफ्टवेयर, कि अगर उसके अंदर कोई चेंज किया जा रहा है या उसके अंदर से कोई एरर वगैरह रिमूव किए जा रहे हैं तो उसकी कुछ और साइड इफेक्ट पैदा ना हो जाए। फिर इसके बाद आपके पास आता है सर्विसेबिलिटी। कैन द सॉफ्टवेयर बी मेंटेन, चेंज और करेक्टेड इन एन एक्सेप्टेबली शॉर्ट टाइम पीरियड। यानी आप जो सर्विस कर रहे हैं, सर्विस के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चेंज कर रहे हैं या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कितना टाइम आप उसके अंदर ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब क्या हुआ कि आपने कोड सही तरीके से नहीं किया हुआ है, आप अपने कोड को ही नहीं समझ पा रहे हैं और आप इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स उसके अंदर ले रहे हैं। यानी आपने एक छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 5, 6, 10, 12 दिन ले लिए हैं। 5, 6, 10, 12 दिन तक आपका वो जो प्रोडक्ट है वो किसी की भी काम का नहीं है। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। सर्विसेबल आपका जो है प्रोडक्ट होना चाहिए कि अगर उसमें कोई चेंज रिक्वायर है तो आप उसको एक एक्सेप्टेबल शॉर्ट टाइम के अंदर, यानी जितना टाइम उसके अंदर लगना चाहिए आप उससे कम टाइम के अंदर उसको सही कर दे दें। तो वो आपका अगर सर्विसेबल है प्रोडक्ट तो आप कहेंगे कि एक अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर है। तो इसके बाद हम आते हैं एस्थेटिक्स के ऊपर। An aesthetic entity has a certain elegance, a unique flow and an obvious presence. ये तीन यहाँ पर पॉइंट है। सर्टेन एलिगेंस से मुराद ये है कि वो खूबसूरत होना चाहिए, वो डिलाइटफुल होना चाहिए, वो यूजर की आंखों को अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने बहुत ज्यादा चीजें एक साथ ही भर दी हैं, चीजों को समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है कि अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सेकंड पॉइंट इसके अंदर है कि यूनिक फ्लो होना चाहिए, यानी आपने एक ही तरीके के डिजाइन को फॉलो करना है। जो आपने पहला डिजाइन बना हुआ, यानी जिससे स्ट्रक्चर को यूज करते हुए आपने पहला पेज बनाया है, उसी स्ट्रक्चर को या उसी डिजाइनिंग को यूज करते हुए आपने बाकी का रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो भी बनाया हो। आप इसको एग्जांपल में एक्सटर्नल सीएसएस समझ सकते हैं कि जो आपने मेन पेज के ऊपर डिजाइनिंग की है वही आपकी डिजाइनिंग फिर दूसरे पेजेस के ऊपर भी लग रही हो। ऐसा नहीं हो कि आपने पहला पेज अलग ही तरीके से डिजाइन किया है, उसके लिए अलग सीएसएस इस्तेमाल की है और बाकी के जो आप पेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने अलग सीएसएस पे बनाई है। तो इस तरह का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, फिर उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर उसकी क्वालिटी भी अच्छी कंसिडर नहीं की जाती है। थर्ड यहाँ पर है ऑब्वियस प्रेजेंस, कि वो आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए जब भी उसको कोई इस्तेमाल करने की कोशिश करे। यहाँ पर भी मैं आपको वेब डेवलपमेंट की एग्जांपल देता हूँ। अक्सर करके आपने ये चीज सुनी होगी कि आपका जो सर्वर है वो डाउन है, यानी आपकी जो चीज है वो इस्तेमाल नहीं हो सकती इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर। तो इस तरह की चीज अगर होगी तो अगर समटाइम्स ऐसा हो जाता है, समटाइम्स में अक्सर ऐसा होना ही होता है कभी कभी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो मेंटेनेंस फेज के अंदर होता है, उस ड्यूरेशन के अंदर फिर वेबसाइट को जो है बंद कर दिया जाता है थोड़े टाइम के लिए, और फिर उस पर जो भी सर्विस वगैरह रिक्वायर होती है सर्विस करने के बाद उसको दोबारा ऑनलाइन कर देते हैं। तो अगर इस तरीके की चीज कभी कभार होती है तो ये चल जाएगा, लेकिन अगर इस तरीके की चीज आपकी बार बार हो रही है, यानी उसको बार बार सर्विस रिक्वायर है और आप बार बार आपके जो सर्वर है आपको उसको ऑफ करना पड़ रहा है, तो फिर आपकी सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है उसको अच्छा कंसिडर नहीं किया जाएगा, लोग उस साइट की तरफ बहुत कम आएंगे। तो ऑब्वियस प्रेजेंस यानी वो हर वक्त आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए जो भी आपके यूजर्स वगैरह हैं उनके लिए। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो काम मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि सर्वर अक्सर करके डाउन हो जाता है, डाउन बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है, लेकिन एक जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि आप जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ सर्विस कर रहे होते हैं, यानी उसके अंदर कुछ चेंज रिक्वायर होता है या कोई एरर आ जाता है, आप उसको रिमूव कर रहे होते हैं। तो इस तरीके के काम करने के लिए आप वो वक्त चूज करेंगे हमेशा जिस वक्त आपकी प्रोजेक्ट के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर कम से कम ट्रैफिक हो। ठीक है, जैसे आप रात के 12 बजे के बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि रात के 12 बजे के बाद लोग बहुत कम आपकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। आप एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है फॉर सपोज, और आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग जो है सुबह यानी यूनिवर्सिटी खुलने के बाद ही उसके अंदर लॉग इन होते हैं, उसके अंदर अपने काम वगैरह करते हैं वगैरह वगैरह, और तकरीबन 7 बजे तक, दिन के 7 बजे तक वो काम करते हैं और उसके बाद फिर उसके ऊपर लॉग इन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जब अगर आपको कभी कोई मेंटेनेंस करनी हो वगैरह या आपको अपना सर्वर ऑफ करना हो तो आप कोई ऐसा वक्त चूज करेंगे जिस वक्त आपके जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो कम से कम उस वक्त हो। तो जब कम से कम यूजर्स होंगे तो फिर आप उस
वक्त अपने काम को कर सकते हैं और लोगों को इतना ज़्यादा फिर इस बारे में पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने यहाँ पर मेंटेनेंस की है, और फिर आप सुबह तक उसको दोबारा से ऑनलाइन भी कर देंगे। तो यहाँ पर फिर मुख्तलिफ सिनेरियोज हो सकते हैं। मे बी आपका जो यूजर है वो दिन के अंदर लॉग इन होकर अपने काम ना करते हो, वो रात के अंदर अपने काम करते हो, तो फिर आप दिन का वक्त चूज करेंगे मेंटेनेंस के लिए वगैरह वगैरह। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है एस्थेटिक्स के अंदर कि वो आपका जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो खूबसूरत होना चाहिए, उसका एक यूनिक फ्लो होना चाहिए और वो प्रेजेंट होना चाहिए, यानी इसके अंदर एक ऑब्वियस प्रेजेंस मौजूद हो, यानी आपका जब भी इसको कोई इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो वो आपका प्रेजेंस हो, प्रेजेंट हो उस वक्त जिस वक्त उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट के ऊपर हम आते हैं। लास्ट पॉइंट आपके पास है परसेप्शन। अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है ये कोई इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये समटाइम्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ जाती है। देखें, आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है किसी एक कंपनी से, ठीक है। अब आप बिल्कुल नए हैं, आपको नहीं पता कि मतलब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होती है वगैरह वगैरह। अब आपको उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को चेक करना है कि ये जो सॉफ्टवेयर मुझे बनाकर देगी कंपनी, इसकी क्वालिटी कैसी होगी। ठीक है, आप मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए कंसिडर करें कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड के नहीं हैं, आपने किसी से सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है। ठीक है, अब आपने ये मेजर करना है कि ये जो बंदा मुझे या ये जो कंपनी मुझे सॉफ्टवेयर डेवलप करके देगी इसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचें कि अगर आपने किसी नए बंदे से सॉफ्टवेयर बनवाना हो तो आपका मतलब परसेप्शन क्या होगी, आपकी सोच क्या होगी कि आप इससे सॉफ्टवेयर बनवाने के पहले क्या सोचेंगे कि ये मुझे कैसा सॉफ्टवेयर देगा। आप इसके अंदर ये चेक करेंगे कि उस बंदे का पास्ट वर्क क्या है। ठीक है, अगर उस बंदे ने या उस कंपनी ने प्रीवियसली बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर डिलीवर किए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सॉफ्टवेयर डिलीवर किए हैं और उस कंपनी का बहुत अच्छा नाम है मार्केट में, तो आप क्या परसेप्ट करेंगे, आप क्या सोचेंगे कि जो मैं इससे सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने जा रहा हूँ इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी मिलेगी क्योंकि इसने पास्ट में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, और सेकंड एंड पर अगर आप देखें कि जिस बंदे से आप सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने जा रहे हैं, आप अगर उस बंदे ने पास्ट वर्क में इतना अच्छा काम नहीं किया हुआ या उस कंपनी ने अपना प्रीवियस वर्क जो है इतना अच्छा नहीं है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन बहुत खराब है, लोग उससे काफी नाराज हैं कि इन्होंने हमें जो भी फंक्शनैलिटी रिक्वायर थी वो हमें बनाकर नहीं दी है, तो फिर आप क्या परसीव करेंगे, आप अपने दिमाग में क्या सोचेंगे कि ये जो बंदा मुझे बनाने वाला है इस बंदे कि मुझे जो भी प्रोडक्ट मिलेगी वो इतनी कोई खास काम की नहीं होगी। ठीक है, तो ये परसेप्शन है, ये भी समटाइम्स मैटर करता है और समटाइम्स ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, क्योंकि जो एक अच्छे सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी होती है वो भी जरूरी नहीं है कि हर बार एक अच्छा सॉफ्टवेयर ही आपको डिलीवर करेगी। मे बी वो आपके पास एक बहुत ही लो क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दे, और जो हर बार एक लो क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डिलीवर कर रही थी कंपनी, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर बार लो क्वालिटी का सॉफ्टवेयर ही आपको डिलीवर करेगी, वो मे बी आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर भी डिलीवर कर दे। ठीक है, तो ये सिर्फ एक परसेप्शन है, एक अंदाजा है आपको ये समझने के लिए कि आपके सॉफ्टवेयर जो भी आप बनवाने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी होगी। ठीक है, तो ये जो आखिरी पॉइंट है ये कोई इतना खास मैटर नहीं करता, और बाकी के जो साइंटिस्ट हैं जिनके मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने इस पॉइंट को इतना ज्यादा फोकस किया भी नहीं है, लेकिन फिलहाल समझाने के लिए, क्योंकि ये डार्विन से क्वालिटी डायमेंशन में आ रहा था, तो ये मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। परसेप्शन का मतलब होता है अंदाजा लगाना या सोचना। ठीक है, तो सिर्फ आप इसके अंदर अंदाजा लगाते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी का जो भी प्रोडक्ट मुझे मिलेगा ये अच्छी क्वालिटी का होगा या नहीं होगा, और अगर उसने प्रीवियसली अच्छा काम किया है तो आप यही अंदाजा लगाएंगे कि मेरे पास अच्छा क्वालिटी का सॉफ्टवेयर मिलेगा, चाहे उसमें क्वालिटी हो भी या ना भी हो जब आपको एट द एंड मिलेगा, लेकिन आप अंदाजा जरूर ये लगा लेंगे कि इसने प्रीवियसली अच्छा काम किया था और मुझे भी अच्छा काम ही मिलेगा। ठीक है, और अगर आपके पास कोई ऐसी कंपनी है जिन्होंने इतना कोई खास काम नहीं किया हुआ, और आप परसीव यही करेंगे, आप अंदाजा यही लगाएंगे कि ये जो भी मुझे बनाकर देगा इसका कोई इतनी अच्छी क्वालिटी मुझे नहीं मिलने वाली, चाहे वो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक है, तो होपफुली ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मीटिंग का टाइम भी तकरीबन एंड होने वाला है, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वह भी कर सकता है।